औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपका पेपर आज का बहुत अच्छा हो गया होगा। पहले एक शॉर्ट सा नोट है उन स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1 के लिए बनाई जा रही है, ठीक है, और 1 1 2 3 के लिए। इसकी वीडियो देखने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज के इश्यूज के ऊपर, यूज ऑफ लैंग्वेज के ऊपर, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपने मेरी डायरेक्टेड राइटिंग और नैरेटिव राइटिंग वाली वीडियो जो मैंने पिछले हफ्ते में लगाई हैं वो नहीं देखी, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, पहले वो देख लो। उसके अंदर हमने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल से, ठीक है। और उसके अलावा 2 साल पहले कुछ वीडियोस लगाई थी, वो भी इस चैनल में मिल जाएंगी, उनको भी देख लें। वो दोनों वीडियोस हैं पेपर अटेम्प्ट के ऊपर, कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना, किस तरह अटेम्प्ट करना है, इन चीज़ों पे। ये वीडियो यूज ऑफ लैंग्वेज की मिस्टेक्स के ऊपर है। दूसरा, जिन बच्चों का कल उर्दू का पेपर है, मैं इंशाल्लाह कल फर्स्ट टाइम में आपके लिए वीडियो लगाऊंगा। वो आपकी सेकंड लैंग्वेज उर्दू, बेशक सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज जो भी हो, दोनों के लिए। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ आपने जो मेरी लास्ट ईयर अक्टूबर की वीडियोस हैं, मैंने अक्टूबर में उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज के लिए भी, उर्दू सेकंड लैंग्वेज के लिए भी बहुत डिटेल्ड वीडियोस लगाई हुई हैं, जिसमें हमने हर चीज़ डिस्कस की हुई है। कितने स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेटर कैसे लिखना है, लेटर के ऊपर एड्रेस कितने डालने हैं, ऐसे में स्टार्ट कैसे करना है, ये तमाम जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन इश्यूज होते हैं, इन पर बात की हुई है। उसके अलावा हमने मार्किंग स्कीम डिस्कस की हुई है, उनको देख लें। नहीं आपको लिंक मिलता किसी भी चीज़ का, अच्छा, इंग्लिश के नोट्स वाला मेरे पास मौजूद है उनके लिए, जिनको मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया अब तक, उनके लिए +9233631185 नंबर आपको शो भी होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा लिंक्स। एक चीज़ और, जिन बच्चों ने मुझे अपने इंग्लिश के पेपर भेजे थे चेक करने के लिए, मेरे पास आज टाइम है चेक करने का। होता ये कि मैसेजेस जो है ना, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के कि कई बार आपके मैसेज नीचे चले जाते हैं। मुझे याद होता है किसी का पेपर चेक करना है, लेकिन वो मैसेज नहीं मिल पाता। तो मुझे आप उसका एक रिमाइंडर टेक्स्ट जरूर भेज दें कि सर हमने आपको भेजा था, हमारा पेपर चेक कर दें, ठीक है, ताकि मुझे याद हो मैंने आज किसी का पेपर चेक करना है, किसी का रह ना जाए। ये सब बात करने के बाद पहले वो वीडियोस देख के फिर ये स्टार्ट करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे यार कॉमन लैंग्वेज के इश्यूज के ऊपर। बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं इन बातों का कि यार ये फजूल बातें हैं, टाइम वेस्ट है। हालांकि आपकी मार्किंग स्कीम कहती है कि मेजॉरिटी ऑफ योर मार्क्स आर फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, एटलीस्ट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर। फर्स्ट में भी हाफ मार्क्स उसके हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये इतनी कॉमन मिस्टेक्स है क्योंकि हमें मिस्टेक लगती नहीं, हमें लगता है यार क्या हो गया, हम ये सोचते हैं कि यार कॉमा मिस कर दिया क्या हो गया, हम फुल स्टॉप मिस कर दिया क्या हो गया। हालांकि कुछ जगहों पे इनके मिस करने से बात का मतलब इतना बदल जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे इसकी एग्जांपल यूं समझो, जब बिलावल स्पीच करता है उसके ज़हन में तो मतलब बिल्कुल सही होता है जो बात कर रहा होता है, हम हंस रहे होते हैं कि यार मर्द को औरत बना दिया, औरत को मर्द बना दिया, बारिश आता है पानी आता वाली बात कर दी। हो सकता है उसके ज़हन में बात सही चल रही हो क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में सोच रहा है। सिमिलरली हम लोग जब उर्दू में सोच के अटेम्प्ट करते हैं, हम कहते हैं यार कॉमे का क्या इशू है, कुछ नहीं होता, समझ आ रहा है, हालांकि उससे मतलब बदल जाता है। तो ये बहुत अच्छा, अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ो वो बार बार कहता है यूज ऑफ कॉमा की मिस्टेक है, पैरेललिज्म में मिस्टेक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, उन लैंग्वेज के इश्यूज को। इनमें से कौन सी टेक्निक कहाँ यूज करनी है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपने उसको देखना है। उसके लिए एक तो होता है क्वेश्चन टैग्स में इशू। क्वेश्चन टैग होता क्या है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैं आपको कहूँ कि यार ही इज अ पाकिस्तानी, कॉमा इजंट ही। ये जो कॉमा इजंट ही वाला स्ट्रक्चर है ना, कॉमा इजंट ही, शुडंट वी, डिडंट ही, शुडंट यू, इस तरह वाला, ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर। ये बच्चे आमतौर पे यूज करते हैं और इसको बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में यूज किया जाए तो अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है। ये बात में बड़ा अच्छा इफेक्ट लाता है आपके। कहाँ यूज करना है पिछली वीडियो में देखना, डायरेक्टेड में उसमें कहाँ पे, लेकिन मत समझाने वाली बात क्या है, इसको लिखने में ब्लंडर क्या होता है। आपने इसमें जो आपका वो है पॉजिटिव्स और नेगेटिव है उसको पेयर में यूज करना होता है। अगर आप शुरू में कह रहे हो ही शी इज एन अमेरिकन, यहां आपने शुरू में इज का है जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है जो हां का मतलब दे रहा है कि वो एक अमेरिकन है, तो कॉमा के बाद आप उसका उल्टा वर्ड यूज करोगे, इजंट शी, ठीक है। यही अगर आपने लिखा होता शी इजंट एन अमेरिकन, अब आप यहां पे शुरू में नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो, नेगेटिव से मुराद ये जो ऑपोजिट का मीनिंग दे रहा है, ना होने का मीनिंग दे रहा है, तो कॉमा के बाद आप इसका ऑपोजिट पॉजिटिव वर्ड यूज करोगे, शी इजंट एन अमेरिकन, कॉमा इज शी। बच्चे क्या करते हैं, वो दोनों जो है ना सेम यूज कराते हैं, शी इज एन अमेरिकन, कॉमा इजंट शी इज एन अमेरिकन, कॉमा इज शी, ये गलत है। अच्छा, अब इसमें से दोनों कहां इस्तेमाल होते हैं, जो पहला पार्ट है वो आप एजर्ट कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि जो हकीकत आपके ज़हन में है वो क्या है। मैं अगर कहता हूं शी इज एन अमेरिकन, फिर मैं कहता हूं कॉमा इजंट शी, तो मैं यहां एजर्ट ये कर रहा हूं कि मेरे ज़हन में ये है कि वो अमेरिकन है। अगर मैं ये बात करता हूं शी इजंट एन अमेरिकन, कॉमा इज शी, तो यहां मैं ये एजर्ट कर रहा हूं कि मेरे ज़हन में वो अमेरिकन नहीं है।
तो इन दोनों का यूज बड़ा ध्यान से, अगर नहीं आते यूज करना है बेशक ना करना, इनका गलत यूज ना कराना, इनके यूज से इफेक्ट चेंज होता है सेंटेंस का। आप पहले अगर पॉजिटिव या हाँ वाली बात कर रहे हो तो इसका मतलब है आपके ज़हन में जो आप एज अ राइटर जो है हाँ वाला कंसेप्ट है, अगर आप पहले ना वाली बात कर रहे हो तो ना वाला कंसेप्ट है, उसका इफेक्ट है क्वेश्चन टैग का। बच्चे इसको मिस यूज करते हैं, आप अगर आपको नहीं यूज करना आता छोड़ दो, मिस यूज ना करके आना, ठीक है। दूसरा, जितने भी कनेक्टिव्स हैं, however, furthermore, मैं इसकी लिस्टें बना के कई बच्चों को भेज भी चुका हूँ, आगे अगर आपको मिल गई किसको चाहिए तो भेज देना। However, furthermore, moreover, on the other hand, simultaneously, concurrently, consecutively, subsequently, उसके अलावा आपका additionally, plus, बहुत सारे हैं। अगर ये सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहे हैं तो इनसे पहले फुल स्टॉप आएगा, इनका पहला लेटर कैपिटल होगा, इनके फौरन बाद कॉमा आएगा। ये कॉमा मिस करना ब्लंडर है, इससे सेंटेंस का आपका पूरा आइडिया चेंज हो जाता है यार। शुरू वाले, अगर आप शुरू में इस तरह कनेक्टिव यूज करोगे उसके बाद कॉमा आएगा। इनको यूज करने का एक तरीका और भी होता है, वो होता है आपका क्या नाम है, सेमी कॉलन और कॉमे के बाद। उस तरीके को आपने अवॉइड करना है क्योंकि उसमें आपसे कॉलन सेमी कॉलन की गलतियां हो ही जाएंगी, तो आपने उसको अवॉइड करना है, फुल स्टॉप लगा के इनको यूज करना, आगे इनके कॉमा डालना, ठीक है। उस बाद आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा एक स्मॉल क्लॉज के साथ, आफ्टर ही, अच्छा ये आम तौर पे वो होता है जहां आपको ना कोई इस तरह का वर्ड, यानी आफ्टर, बिफोर, टू, बाय, इस तरह के वर्ड से जो स्टार्ट हो रहा होगा ना, ये आमतौर पे शुरू में एक स्मॉल क्लॉज आ रहा होता है। जैसे आप कहते हो आफ्टर ही वोक अप, इसके बाद ये जो क्लॉज खत्म हुआ है कॉमा आता होता है, और ये ब्लंडर है, हम अक्सर मिक्स कर जाते हैं। आफ्टर ही वोक अप हम लिख देते हैं आफ्टर ही वोक अप ही वेंट टू दिस, भाई उससे पहले कॉमा आएगा, अगले ही से पहले। आफ्टर ही वोक अप कॉमा ही वेंट टू द वॉशरूम, या आफ्टर क्या नाम है दूसरा आ सकता है, टू एंड द सिविल वॉर कॉमा द गवर्नमेंट स्टार्टेड अ मैस अवेयरनेस कैंपेन, टू रीच या टू मीट हिज फ्रेंड कॉमा अली वेंट टू द वो। मकसद ये है कि इसके अंदर आपका एक तो चीज ये होगी कॉमा आएगा, दूसरा दो वर्ब के सेट यूज हो रहे होंगे, ध्यान करना है। मेन बात ये कि इसमें कॉमा आता होता है। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर में दूसरी गलती, इस स्ट्रक्चर में गलती होती है, इसमें कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर की गलती। मसला क्या है, एक चीज ये है कि मैं कहूं टू एंड द सिविल वॉर कॉमा मेनी न्यू लॉज वर मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें फिर भी कंफ्यूजन का चांस है कि ये लॉज जो है किसकी बात हो रही है, कौन बना रहा है। कई बार बच्चे इस तरह कराते हैं, वो लिखाते हैं इन ऑर्डर टू एंड द सिविल वॉर कॉमा मेनी न्यू लॉज वर मेड बाय हुम। तरीका ये होता है कि जब ऐसा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे उससे आप डैंगलिंग मॉडिफायर का इशू निकालोगे। आप उसको इस तरह लिखोगे, टू एंड द सिविल वॉर, जब आप इस कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट इस क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा लगाओगे, उसके बाद आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट ऑब्वियसली एक नाउन होगा आपका, तो मैं यहां लिखूंगा टू एंड द सिविल वॉर कॉमा गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द गवर्नमेंट, मकसद ये कि जो भी उसका वो बनता हो, द गवर्नमेंट हैज मेड मेनी न्यू लॉज, ठीक है। या टू मीट हिज फ्रेंड कॉमा असलम वेंट टू जर्मनी, ठीक है। या टू विन द नेक्स्ट राउंड कॉमा द टीम चोज न्यू प्लेयर्स। पहले वहां पे हम सब जो यानी जिसने कोई काम किया है ना, हम पहले वो सब्जेक्ट मेंशन करेंगे कॉमे के बाद। ये डैंगलिंग मॉडिफायर की गलती कॉमन है, अगर नहीं समझ आए तो इसको नेट पर सर्च कर लेना। एक्सक्यूज मी। समझाने वाली बात ये है कि ये कॉमन गलती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, वो नाउन आएगा जो वो काम अगला परफॉर्म करने वाला है। ये कॉमन मिस्टेक है, इसको अवॉइड करिएगा। उसके बाद अच्छा, कई बार एंड के पहले कॉमा आता होता है। ये कब आता है, एक ध्यान में रखना। इसकी भी कुछ शर्तें मैंने पहले शेयर भी की हुई है। एक तो आपकी होती है, वो कहते हैं उसे ऑक्सफोर्ड लिस्ट कहते हैं, मेरे ख्याल ऑक्सफोर्ड लिस्ट वाला इशू कहते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा वाला इशू। वो मैंने डिटेल से नोट्स में एक्सप्लेन किया है, वहां से पढ़िएगा। दूसरा इशू उसमें आता है कि जब भाई अगर आप इस तरह कर रहे हो ना, मैं कहता हूँ मैं कुछ फैमिलीज को मैंने इन्वाइट किया एक इवेंट के ऊपर, मैं लिखूंगा अली, एक अल्लाह बंदा आ रहा था कॉमा असलम एंड हिज वाइफ। अब यहाँ असलम एंड हिज वाइफ बेसिकली मैंने एक ग्रुप बनाना है, तो इस एंड इसी सेम लिस्ट के अंदर एंड के पहले कॉमा नहीं आएगा। लेकिन अब जब मैं आखिरी वाला एंड यूज करूंगा लिस्ट में, मैंने कहा अली कॉमा असलम एंड हिज वाइफ कॉमा रेहान एंड हिज फ्रेंड कॉमा, अब आखिरी वाली चीज आने वाली है तो मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा एंड से पहले। ये एंड से पहले वाला कॉमा अक्सर मिक्स हो जाता था, ध्यान करना है इसका, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क हमारी जागीर नहीं है यार, बच्चों की बहुत बड़ा ब्लंडर है। 10-12 ही सेड ओह डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आप मैसेज टाइप नहीं कर रहे हो, आप एक फॉर्मल इंग्लिश का पेपर दे के आ रहे हो। इवन अगर आप स्टोरी लिख रहे हो यार,
फॉर्मल इंग्लिश इज फॉर्मल इंग्लिश। ये 50 एक्सक्लेमेशन मार्क डालने वाला, इवन 2 डालने वाला तरीका गलत है। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हर जगह नहीं डाल सकते आप। एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन के ही बाद होता है, जैसे अल्लाह एक एक्सक्लेमेशन है, हुर्रे एक एक्सक्लेमेशन है, इनके बाद एक्सक्लेमेशन है, उसके बाद यूज होता है। यानी किसी एक्सक्लेमेशन के बाद यूज होगा और सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा। ये क्या फैक्ट क्रिएट करने का तरीका है कि आप 100 एक्सक्लेमेशन मार्क डाल रहे हैं? ये इनफॉर्मल तरीके हैं, ये मैसेज फेसबुक की जुबान है, ये आपकी फॉर्मल इंग्लिश के पार्ट नहीं है। बहुत महदूद हद में ये कहीं यूज होते हैं, जब कभी हो वो हमारे इस लेवल पे हमने नहीं करने, ठीक है। अब आ गया, अच्छा ये पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इशू। यार जैसे एक कॉमन मिस्टेक होती है, मैं आपको इसकी मिसाल दूं, थर्ड फॉर्म का यूज और उससे पहले, यानी कि आपकी, मैं आपको इसकी मिसाल कैसे दूं यार, जैसे ये है, यानी थर्ड फॉर्म के साथ अगली जो फॉर्म हम यूज कर रहे होते हैं डिड वगैरह के साथ, डू डिड डन के साथ जो है, हम जो इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे उसका इशू, या हैव के साथ या हैज के साथ। जैसे बच्चे आमतौर पर लिखते हैं आई डिड वेंट। ओ भाई आई डिड के बाद आपने आगे फर्स्ट फॉर्म लगानी है उसकी, आई डिड गो टू द कार्निवल, ठीक है। यहां पे कहिए आई डिड वेंट टू द कार्निवल। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। इस तरह की जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स की मिस्टेक्स हैं ये बड़ी कॉमन है। इसकी मुझे और साल सोचता हूं जिससे बात क्लियर हो जाए। मेरे से आज एक दो मिसाल भेज हैं, लेकिन ये कि मुझे ना भी ज़हन में आए तो इसके मैंने कंपाइल किए हुए नोट्स बनाए हुए, ज़रूर पढ़ लेना। उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यार हमने कहाँ पे इस तरह की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। उसके बाद आ गया फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब अगर सही आता है तो यूज़ करना, खुदा का वास्ता है। फ्रेजल वर्ब में सिर्फ जो आपका प्रेपोजिशन है उसे चेंज करके जो है बात का मीनिंग बदल जाता है। एक चीज़ है, मैं कहूँ द बॉक्सर नॉक्ड आउट द ओपोनेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुक्का मारा, वो बेहोश हो गया, भाई वो जीत गया। ये तो नॉक्ड आउट वर्ड सही है। यही मैं लिखता हूँ द बॉक्सर नॉक्ड अप द ओपोनेंट। तो नॉक्ड अप का मतलब होता है प्रेग्नेंट कर देना। अब उसका मतलब खुद सोच देखो कैसा मतलब बनता है। तो ये अब सिर्फ एक उसकी गलती से देखो कितनी चेंज आ जाती है, ठीक है। इस तरह यह है कि यानी एक होता है एक हमें हमारे सर ने मिसाल दी थी, थोड़ी सी मिसाल है भी मसाइया। एक कोई ना पैसेज में था, बच्चे ने लिखा हो शी पुट हर हैंड अक्रॉस हर सिस्टर्स, ठीक है, या अक्रॉस वो, और एक बच्चे ने लिखा अक्रॉस मतलब इस तरह हम वो एक बंदे के डालते हैं, यानी हम किसी दोस्त के साथ नहीं डालते, हाथ डाल खड़े हो जाते हैं। उसने लिखा हो शी पुट हर हैंड थ्रू द सिस्टर्स। अब उसका मतलब आप खुद सोच लो, ठीक है। तो ये और बिल्कुल जेन्युइन मिसाल है। ये मकसद ये कि एक लेटर चेंज करने से कितना उसका मतलब बदल जाता है। तो इस तरह के जो है आपने ध्यान करना है, ऐसे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको नहीं यूज करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया ईडियम्स, प्रोवर्ब्स। कहीं मुझे नहीं मिला ये बात में, जितनी मेरी रिसर्च है मुझे कहीं नहीं मिला उसने कहा ईडियम का नंबर काटा, ईडियम क्यों लिखा नंबर काट दिया, फिर प्रोवर्ब क्यों लिखा नंबर काट दिया। उसने मार्किंग स्कीम में मेंशन किया हुआ है कि यार मुझे ये 5 6 7 चीज़ें चाहिए लैंग्वेज के लिए। उसमें ईडियम शामिल नहीं है, फिगर्स ऑफ स्पीच शामिल नहीं है, कोलोकियलिज्म शामिल नहीं है। आते हैं, सही यूज आता है, सही उसकी एप्लीकेशन आती है, ज़रूर लिख दो। लेकिन नहीं आता तो उसे घुसाओ ना वहाँ पे। उसको घुसाने के चक्कर में ये ना हो कि आप ऐसे भर्ती कराओ जो मतलब भी समझ ना आ रहा हो, और वो भी आपने पैसेज जो आपका सेक्शन 2 है वहां यूज करने हैं, डायरेक्टेड राइटिंग में नहीं यूज करने आपके ये ईडियम्स वगैरह। वो तो बिल्कुल ही अजीब बात हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ गया, वो कहता है कि मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए। उसके लिए क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की मुझे जरूरत है अफेक्ट के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर में अफेक्ट की जरूरत का मतलब ये होता है, ये मेरे कंप्यूटर पे अलार्म क्यों बज गया इस टाइम पे, मेरा कंप्यूटर भी हाई हो चुका है, मेरे कंप्यूटर पे इस टाइम 12 बज रहे हैं, पता नहीं, चले हालांकि 3 बज चुके हैं। अच्छा ये है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर अफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो आप सेंटेंस बना रहे हैं, जो बात समझाने वाली है, वो आप ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर वेरिएट इसलिए कर रहे हो कि उससे वहाँ आपकी बात में कोई पर्टिकुलर अफेक्ट। एक है कि आपने ज़हन बना लिया मैंने एक सेंटेंस सिंपल लिखना है, एक कंपाउंड, एक कम्प्लेक्स, फिर कंपाउंड, फिर सिंपल, और फिर एंड में तो कंक्लूजन तो ज़रूर कम्प्लेक्स देना है। ये गलत है, कोई इसका मतलब कोई इस बात समझ नहीं आती। जहां आपको नेचुरली एज अ राइटर लगता है कि हाँ यार यहाँ इससे अफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, वहां आप जो है, जहां आपको लगता है कि हाँ इससे अफेक्ट क्रिएट होने वाला है, वहां आप ये लिखो, ठीक है। वही वहां आप उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएट करो। कई बार एक शॉर्ट सेंटेंस, इवन अ सिंगल वर्ड सेंटेंस जो होता है, जैसे कभी अगर आप स्टोरी में यूज करो एक सिंगल वर्ड साइलेंस फुल स्टॉप, बड़ा पावरफुल इफेक्ट है इसका। लेकिन अगर वहां यूज हो रहा हो, नहीं यूज हो रहा, आप लिखाते कोई फायदा नहीं है। अच्छा उसके अलावा एक और चीज़, एक और मिसाल मेरे में आई थी, उसी पेपर से सर ने बताई थी हमारे,
एक है, मैं आपको कहूं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, ही एंड हिज वाइफ, ठीक है, बच्चे लिख देते हैं क्या होता है, ही एंड हर वाइफ, ठीक है। यार ये जो ही एंड हर वाइफ है ना, इसका मतलब ये बनता है कि आप भी एलजीबीटी कम्युनिटी के बहुत अच्छे फिगरेट बनने वाले हो, ठीक है, इतनी मैं बात कर सकता हूँ। ये हमेशा जो आपका पहला जिसके नाउन के जिस बंदे के आप रेफरेंस से कर रहे होते हो उसके हिसाब से प्रपोजिशन यूज होता है, ध्यान करना। ही एंड हिज वाइफ, शी एंड हर हस्बैंड होगा, ठीक है, शी एंड हिज हस्बैंड नहीं होगा, फिर वो वरना जो है उसमें आपको वो रेनबो लेके फिरने पड़ेंगे स्ट्रीट के अंदर, तो ये भी ध्यान किया करें। अब आ गया आय का यूज। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में आय के यूज को थोड़ा सा अवॉइड किया करें, अपनी बात में इंफॉर्मेशनल चीज ज़्यादा डाला करें। दूसरा, एक गलती जो कॉमन है, मी माई सेल्फ एंड आई का जो यूज़ होता है, इसको नेट पे सर्च करना है, इस पर काफ़ी लेंथी वो मसला है, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये पढ़ के जाना कि कहाँ आपने माई फ्रेंड्स एंड आई इस तरह यूज़ करना होता है, या मी एंड माई या माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड्स, ये जो डिवीजन है वो किस तरह करनी होती है, इसको ज़रूर सर्च कर लेना, ये कॉमन मिस्टेक में आता है। आर्टिकल का यूसेज, आ और दा का यूसेज, मैंने इस पर नोट्स से बनाए हुए हैं, इनमें इतनी गलती होती है। कई बार बच्चे जहां आ यूज होना है वहां दा यूज कर रहे होते हैं, जहां दा यूज होना है वहां आ कर रहे होते हैं। देखो यार, एक जो चीज जनरल होगी ना उसके साथ तो आप आ लगा सकते हो, जहां आप एक स्पेसिफिक चीज की बात करोगे वहां आप दा लगाओगे। जैसे मैं कहता हूं कि अ स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर स्टूडेंट्स कैन गो एंड स्टडी, ये बात हर स्कूल के बारे में कॉमन है, आ सही लगा हुआ है। अगर मैं पर्टिकुलर अपने स्कूल की बात करूं, मैं कहूंगा द स्कूल वेयर आई स्टडीड, फिर वहां मैं अपनी के स्पेसिफिक उसकी बात कर रहा हूं, मैं दा यूज करूंगा। ये आर्टिकल यूजेज के इशू बड़े कॉमन है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रिपीट होते हैं, इसमें नोट्स बनाए जरूर चेक कर लेना। उसके बाद हमारे पास आता है डिफिकल्ट वर्ड। मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि यार डिफिकल्ट वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपने डिक्शनरी उठा के लिखना शुरू कर देनी है, जो वर्ड अपने कंटेक्स्ट में प्रिसाइजली यूज हो रहा है दैट इज द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव्स की फॉर्म का यूसेज, हमेशा जो आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, नाइसर, इस तरह, उसके बाद बताया तो करो किससे कंपैरिजन कर रहे हो। बच्चे लिखाते हैं ही इज नाइसर, किससे? देन हिज ब्रदर, देन द होल वर्ल्ड, देन हिज क्लास। किससे नाइसर है यार वो? ही इज एक देखो, अगर आपने एक बंदे को डिस्क्राइब करना है सिंपल एडजेक्टिव की फॉर्म यूज करो, ही इज अ शार्प स्टूडेंट, गुड। अगर आप कहते हैं ही इज अ शार्पर स्टूडेंट, तो भाई वो किससे शार्पर है? अपनी क्लास से, अपने बैच से, अपने दोस्तों से। आप लिखोगे यानी देन किससे, आगे देन भी THEN वाला नहीं, THAN वाला, कि किससे है। देन और देन की गलती का ध्यान किया करें, ठीक है। देयर और देयर की गलती का ध्यान किया करें, THEIR वाला। खैर, तो किससे आप कंपैरिजन बताओगे, किससे कर रहे हो, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। इसी तरह इसका दूसरा एंड क्या आता है, जब आप करते हैं सुपरलेटिव डिग्री यूज, तो दो गलतियां। एक तो उससे पहले दा का वर्ड आता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द शार्पेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, और दूसरा इसके बाद कंपैरिजन नहीं आता इसका, क्योंकि इसका खुद का मतलब ये है कि आप सबसे कंपेयर कर रहे हो, और इसीलिए ये होता है। इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर एक और क्या होता है इसके अंदर, वो ये है कि जब आप इस तरह कंपैरिजन करते हैं तो फिर आप वो एक ही चीज रखते हैं। वो आप कहे योर बेस्ट फ्रेंड, आप 50 बेस्ट फ्रेंड का, बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त, वो एक ही हो सकता है। वो लड़कियों वाले, जो लड़कियों से मुराद ये मकसद, मेरा कोई वो मतलब नहीं था, वो जो होता है ना जो बर्गर अवाम है वो वाले काम है शुक्र देना, आई हैव सो मेनी बेस्टीज, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही माय बेस्ट फ्रेंड, ये मुफ्त का खिला दे, ये बेस्ट फ्रेंड मुफ्त का खिला दे, वो बेस्ट फ्रेंड ऐसे नहीं होता। द बेस्ट फ्रेंड इज वन, ठीक है। द शार्पेस्ट स्टूडेंट इज वन। ये दा का वर्ड जो आएगा जब उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लगेगी तो वो आपसे एक चीज पूछ रहा है। अगर आप लिख रहे हो तो आप किसी एक चीज की बात कर रहे हो जिसको आप सबसे ऊपर कंपेयर कर रहे हो, इसीलिए इसके बाद देन लगा के कंपैरिजन नहीं करते होते। जो आपकी सेकंड लेवल डिग्री है, यानी कि जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, मोर ब्यूटीफुल, इस तरह वाली, इसमें आप आगे कंपैरिजन करोगे, इससे पहले दा नहीं लगेगा। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, द शार्पेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट एम्बैरेसिंग, तो उसके बाद आप एक ही, उसके बाद आप कंपेयर नहीं करोगे क्योंकि वो ऑलरेडी सबके साथ कंपैरिजन है, वो एक ही चीज होगी, ठीक है। इसमें गलती क्या होती है, वो आपका राइट अबाउट द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन योर लाइफ, आप 50 लिखोगे। एक फॉर्म में 1 में फेल हुआ, 2 में मेरे पाँव फिसल गया, 3 में जो है मैंने क्लास के अंदर बच्चे को थप्पड़ मार दी। भाई वो एक पूछ रहा है यार क्या कर रहे हो, उस तरह ये। अच्छा, इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहां उसे हम कहते हैं पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर, जहां आपके कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, मोर इंटेलिजेंट, इससे पहले दा का वर्ड यूज होता है, और वो एक ही स्ट्रक्चर है। वो कैसा स्ट्रक्चर है जो मुझे पता है एटलीस्ट, द स्ट्रॉन्गर यू आर, कॉमा, द बेटर, यानी द ग्रेटर द चांसेस यू हैव टू विन, ठीक है।
यहां हमने दोनों जो एडजेक्टिव यूज किए हैं वो कंपैरेटिव डिग्री थी, स्ट्रॉन्गर, उसके बाद क्या नाम है, ग्रेटर। उससे पहले दोनों से पहले हमने दा भी लगाया है और इसमें हमने कंपैरिजन भी नहीं किया। ये एक ही स्ट्रक्चर है जहां कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस तरह किया जाता है। फिर सुन लो, जैसे मैं कहता हूं द शार्पर यू आर, कॉमा बल्कि नहीं, इसको यूं करते हैं, इसको मैं और सोचने दो। The closer you are to your family, comma, the lesser the chances they are as close back. For example, ठीक है, मकसद ये है कंपैरेटिव डिग्री, उस कंपैरेटिव वर्ड से पहले दा और उसके अंदर हम कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये फॉर्म है जहां कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव की फॉर्म होती है उससे पहले आपके दा आता है, उसके बाद कंपैरिजन नहीं होता। बस यही एक तरीका है जो मुझे पता है, एटलीस्ट जो इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए। वरना हमेशा कंपैरेटिव के बाद कंपैरिजन करोगे, देन लगा के किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हो, वरना वो आप गलत स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, इससे पहले दा नहीं लगेगा। सुपरलेटिव से पहले दा लगेगा और उसके बाद जो है आप कंपेयर नहीं करते क्योंकि वो सबके साथ एक ही कंपैरिजन होता है, वो सिंगल वन चीज होती है। जब आप फुल स्टॉप के बाद दिस यूज करते हो, फॉर एग्जांपल लिखता हूं कि अली हैड एन आइडिया दैट ही वुड सेल एग्स इन द मार्केट, फुल स्टॉप। अब मैं लिखता हूं दिस विल हेल्प हिम मेक मनी। यहां दिस के बाद बताओ दोबारा कि वो क्या चीज है, आप लिखोगे दिस आइडिया। हम ये करते हैं, अली हैज एन आइडिया ही विल सेट दैट ही विल सेल एग्स इन द मार्केट, फुल स्टॉप, दिस विल मेक हिम मोर मनी, फुल स्टॉप, दिस विल मेक हिम रिच। और दिस क्या भाई, पिछला सेंटेंस पीछे रह गया है। दिस आइडिया विल, वो दोबारा नाउन आगे लिखना है, दीज के बाद, दिस के बाद जो फुल स्टॉप इस तरह आ रहे होते हैं। उस बार हमारे पास आ गया, तो मैं ये मिस्टेक्स हो गई, ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं यार जो मेरे ज़हन में भी आ रही है। बाकी नोट्स मैंने कंपाइल किए हैं, क्विज़ेस बनाए हुए हैं, मुझे मैसेज कर देना। और अगर आपका पेपर चेक करने का आता तो जरूर मैसेज कर देना। कोई मुझसे अगर यहाँ पे स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा तो मैं उसको बाद में मेंशन कर दूंगा। ये मुकम्मल यानी कि वो आप कर लीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उर्दू का इंशाल्लाह कल सुबह लगाएंगे, तो ये ज़हन में, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका और बेस्ट ऑफ लक।